now we will be discussing about development of resources. We have already discussed about the resources, how these resources are being available and different types of resources. Now we will be discussing how these resources can be developed. Okay, so that resources can be developed at social, economic and environmental. Okay, जैसे कि सोशल सोसाइटी की जो नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट करते हैं. हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीजें अवेलेबल है हम उसको एज अ रिजर्व, एज अ रिसोर्स हम उसका काम करते हैं. जैसे हमारे इंडिया में नीम बहुत ही कॉमन है, ठीक है, तो उसका हम लोग मेडिसिनल पर्पज के लिए, एंटीसेप्टिक बनाने के लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्रीम्स में, सोप में और मॉइस्चराइजर में बहुत ज्यादा हम ये नीम का इस्तेमाल करते हैं. तो ये क्या है, हमारे पास एनवायरमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल वो चीज थी, हमने उसका एडवांटेज लेकर उसको और प्रोसेस किया, उसको अपने इस्तेमाल करने योग्य बनाया और हम उसका एडवांटेज उठा रहे हैं. तो ये क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल, एनवायरमेंट में अवेलेबल चीज थी जिसका हमने उसका एडवांटेज उठाया. लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने एडवांटेज को लेने के लिए, इस रिसोर्सेस का एडवांटेज लेने के लिए इतना ज्यादा हम प्रकृति को जाने अनजाने बहुत ही नुकसान पहुंचा देते हैं. ठीक है, so that's why we make the most drastic form of the earthquake. कैसे, जब हम खनन करते हैं, ठीक है, एक छोटे से गोल्ड को निकालने के लिए, डायमंड को निकालने के लिए और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मिनरल ऑयल्स को हमको निकालने के लिए लाखों हजारों टन जो है मिट्टी हमको निकालनी होती है, खोदना पड़ता है, उसको खनन करना पड़ता है. लेकिन हम किसकी तलाश करते हैं? सोने की तलाश होती है, हमें हीरे की तलाश होती है. तो वो जो हमने निकाली वो मिट्टी, तो उसको दोबारा रिबिल्ड करना उसी फॉर्म में, दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमारे लैंड्स का वेस्टेज ऑफ लैंड भी हो जाता है इसी सब चक्करों में कि हमें खनन कर रहे हैं. और जरूरी है कि हमने एक बार खनन किया और हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हर एक चीज का हमें मिल गई. इट इज नॉट पॉसिबल. ये ऐसी चीज नहीं होती है. हमें बहुत छोटे से भी अमाउंट के लिए हमें बहुत ज्यादा डीप 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 जाना पड़ता है, बहुत ही अंदर जाना पड़ता है, तब हमें थोड़े से अमाउंट में वो मिनरल या रिसोर्स हमको मिल पाती है. ठीक है, तो एक तो ये हुआ. उसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग, जितना ये डेवलपमेंट होता है उसको हम ये निकाल दिए, फिर उसको जो ब्लास्ट करने के लिए, जैसे कि उसमें हम कई बार क्या होता है कि बॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है कि वहां पे हम ब्लास्ट करेंगे, फिर वो बहुत ही अंदर तक वो गड्ढा हो जाएगा. या फिर डैम्स बना रहे हैं, पुल्स बना रहे हैं, ये जो रिजर्व्स का, ये जो हमने कहा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए में क्या होता है, टर्बाइन्स बनाने के में डैम्स बिल्डअप करने होते हैं. तो वो क्या, बहुत ज्यादा एकर्स ऑफ लैंड जो है वो गरीब किसानों की हाथ से निकल जाती है. और कभी कभी वो डैम सक्सेसफुल होते हैं, कभी नहीं भी सक्सेसफुल होते हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग, ऑल दीज थिंग्स आर रिड्यूसिंग द land formation, the natural land which was earlier very much easily available. But what we are doing, we are for taking the advantage for development purpose, we are just using it, we are just misusing all these natural resources. That's why it increasing the global warming. हमारा जो ये पेट्रोलियम होता है, ठीक है, बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए. लेकिन जब हम उसका एक्सेस यूज करते हैं, थोड़ी सी भी डिस्टेंस जाना है तो हम भी, चलो भी कार निकालो जा रहे हैं, बाइक निकालो और जा रहे हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अल्टीमेटली वी आर मिसयूजिंग ऑल दोस नेचुरल रिसोर्सेज. और अल्टीमेटली वो हमें ग्लोबल वार्मिंग भी चलती है. इंडस्ट्री का जो फ्यूल निकल रहा है उससे बहुत सारे ये पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग हैपनिंग. इरोशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है, जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इजिली अर्थ पे हम सर्वाइव कर पाते हैं. हमें जो सन की जो एक्स्ट्रा हीट है वो हम तक नहीं पहुंच पाती है. अदरवाइज अर्थ वुड नॉट बी एन planet where one can survive, because the availability of that ozone layer is there, which protect us from that ultraviolet rays coming from the sun. लेकिन उसके अंदर भी बहुत एक होल जैसा होने लगा है, वहां पे बहुत ही थिन लेयर जैसी बन गई है. क्यों बन गई? क्योंकि इतना ज्यादा ये प्रोडक्शन होना, रिजर्व्स होना, खनन करना, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाना, कंस्ट्रक्टिव ना होना, उसके थ्रू क्या होता है, वो धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर वो दिन प्रतिदिन क्या होता है, वो बढ़ता जाता है और हमें एक सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता और वो
हमारे धरती का टेम्परेचर, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जाती है। उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जो लैंड की जो फर्टिलिटी थी, हमने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए, सक्सेसफुल चले या फिर नहीं चले, उस डैम्स को बनाने के लिए हमें कम से कम 4, 5, 10 साल लग जाते हैं। तो व्हाट इज अबाउट दैट कि वहां पे जो नेचुरल जो फॉरेस्ट थे, जो एनिमल्स थे, जो प्लांट्स थे, वो बेनतहा बिल्कुल हम लोग ने उसको काटना शुरू कर दिया। ओनली देन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट all these kind of things. So we the human beings are becoming very much greedy and very much destructive on the name of construction, on the name of development. Then is environmental pollution, तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए इंसान बहुत ही निर्दयी हो जाता है, बहुत ही स्वार्थी हो जाता है, जिसके तरह वो अपने एटमॉस्फेयर को ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अल्टीमेटली वो नुकसान किसको होता है? हम ह्यूमन बींग्स को ही होता है। हम बड़े पैमाने पर पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है, हमारे ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, बहुत ही में हम लोग ने रिवर्स बना दिए, डैम्स बना दिए, ये वो। लेकिन जो फॉरेस्ट रिजर्व्स कर रहे हैं या खनन कर रहे हैं, तो वो जो लैंड जो किसी और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी, अगर हमने थोड़ा सा बॉक्साइड पाने के लिए बहुत ज्यादा डीप कर दिया, खनन करते गए और हम उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इंसान अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए इट बिकम्स वेरी मच ग्रीडी। यू मस्ट हैव स्टडी इन द हिंदी ऑल्सो की विज्ञान ज्ञान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। तो इन द प्लेस ऑफ डूइंग द डेवलपमेंट वी आर becoming more and more destructive. Fine. Now, what does it mean by sustainable development? Here comes the topic of sustainable development. Development means if we are having the resources, it's well and good, but we need to be protective, we need to be constructive and protecting all these kind of resources for our future generation also. Okay, we need to protect, conserve all these resources for our future generation also. Otherwise, we are thinking that yes, we are having very much natural resources, everything is very good and well and fine, so why I should be thinking about my future generation? I should be using it, it will be exhausted, I'm least concerned. No, it is not true, it should not be true, because if we are having this free gift of nature, it is given to us by the God, we are utilizing it, we are capitalizing it, it's very good, but we need that we should be protecting it, conserving it for the future generation also, so that they can also survive in a good and pleasant atmosphere. So that's why it is known as sustainable development. The things which we are having today, we are protective, conserving it for the future generation also. That's why all around the world, different types of meeting and summit are done, in which these main agendas are being discussed, that how these men are becoming more and more destructive and what measures which can take to protect and conserve. That's why our summit was taken place in the year 1992, in which all means the Prime Minister and the Minister from all the countries have done a meeting, so that they have taken out the measure and means by which they can easily protect and conserve their natural environment. Again, Agenda 21 is there, in which it has been mentioned that one country has to mention certain amount of natural reserve in its own stock and should not be using more and more, मतलब उनको कंस्ट्रक्शन करना है, डेवलपमेंट करना है, वो करें, लेकिन खुद को एकदम स्वार्थी ना बना दें कि बस मतलब जो है वो हम आज यूटिलाइज कर दें और खत्म। मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें बचा के रखना है, हमें अपने धरती जो हमें धरोहर से मिला है, हमें उससे भी समय यापन अपना करना है, ठीक है। So all these things were there about development of resources. If we think about planning, हमारे पास resources है, how we can plan it so that हम उसको सही ढंग से यूटिलाइज कर सकें। अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज द थिंग्स विच वी आर डूइंग टुडे बट इट इज लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है। हम आज करते हैं आने वाले भविष्य के लिए, कि अगर हम आज यहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो अगर हम आज से 4 साल के बाद खुद को देखना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम हमें करना होगा, ठीक है। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो अगर हम उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या मेजर्स उठाने पड़ेंगे। उसके लिए मैं पहले एक प्लान आउट करना पड़ता है कि दिस इज द प्लान विच वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट। अब इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया वन हैज टू कैटेगराइज इट इनटू अ डिफरेंट फॉर्म। तो एट कम्युनिटी लेवल, अगर हम कम्युनिटी लेवल की बात करें तो अगर प्लानिंग कर रहे रिसोर्सेज है, हमारे पास लैंड है, तो हम उसको कोस्टल लैंड बना सकते हैं, पब्लिक पार्क्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, वर्शिप की प्लेस बना सकते हैं, जैसे टेम्पल्स बना दिए, मस्जिद बना दिए, गिरजाघर बना दिए, गुरुद्वारे बना दिए। क्या करेंगे, वो हमने अपनी लैंड को इस तरह से इस्तेमाल किया। ग्राम पंचायत वो ये सोचे कि कहाँ हमें ट्यूबवेल लगाना है, कहाँ पे हमें कुआं खुदवाना है, कहाँ पे हमें एक सोशल गैदरिंग करवानी है, कहाँ पे ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लैंड जो है यूं ही वेस्टफुल चला जाए, ठीक है। तो हमारे जो रिसोर्सेज है, जो हमारे पास जमीन मौजूद है, उसको हम स्मार्टली उस चीज का इस्तेमाल करें। हम नेशनल लेवल पे देखेंगे तो हम क्या बना सकते हैं, हमें उसको स्पोर्ट्स पर्पस के लिए कोई स्टेडियम बनवा दें, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स के भी थ्रू काफी कंट्री को अर्निंग हो जाती है। या फिर हम पार्क्स बनवाएंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, क्या चीजें हम बनवाएंगे जिसके थ्रू हम अपने कंट्री के रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करेंगे। अभी हम लोग ने पहले में ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, तो उसमें क्या था कि हम कैसे करके अपने क्वालिटी को, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है, अगर जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलपमेंट के लिए स्कूल चाहिए, कॉलेजेस चाहिए, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल चाहिए। जो सिक लोग हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, तो हॉस्पिटल चाहिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए लोगों चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट अपना चॉक आउट करता है कि दिस आर द थिंग। हम एक ग्रास रूट लेवल पे, अगर हम ग्राम, एक छोटे छोटे से गांव की हम बात करें, तो हाउ what are the measures which one can take as a development at the gram panchayat level and at the development at the municipality commission and development of the country as a whole. Fine. If we talk about the natural reserve in India, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh are resourceful rich areas. उनके पास बहुत ज्यादा rich area है, but yet they are poor इकोनॉमिकली, दे आर पुअर स्टेट। वाई? क्योंकि हम उन सारे रिसोर्सेस को हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? ऑब्वियसली फाइनेंस इज रिक्वायर्ड। कि हम लोग ने अभी लद्दाख की भी बात करी कि यूरेनियम मौजूद है वहां पे, और बाकी सारे रिसोर्सेज है हमारे पास, स्टॉक भी है, रिजर्व्स भी है, सब कुछ है हमारे पास। बट व्हाट वी नीड टू डू कि हम उसको सही ढंग से अपने साथ को उसको यूज कर सकें, उसको चैनलाइज कर सकें, ताकि हमारे जो एनर्जी है, जो रिसोर्सेज हैं, हम उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकें, ठीक है। बेशक इनके पास ये सारे रिसोर्स होते हुए भी इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स माने जाते हैं, ठीक है। तो वी नीड टू चैनलाइज इट। नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास अगर हम इंडिया की लैंडफॉर्म्स की बात करें तो ये सारे रिसोर्सेज हम किस किस तरह से हम देख सकते हैं। इंडिया का 43% जो प्लेन्स आता है, जैसे यूपी वगैरह हमारे प्लेन एरियाज में आते हैं, ज्यादा माउंटेन्स वगैरह नहीं आती। जो एरिया माउंटेन्स में आता था उत्तराखंड, दैट हैज बीन डिवाइडेड नाउ। तो ये एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज बहुत ही इजिली हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज वेरी मच फ्रूटफुल कि हम क्रॉप्स का भी कल्टीवेशन वगैरह कर लें। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन भी अच्छा है और इंडस्ट्रीज जो है वो भी अच्छे से रन कर सकती हैं। अगर हम शुगर प्लांट की बात करें तो शुगर प्लांट बहुत ही इजिली हो जाएगा, क्योंकि शुगर की अवेलेबिलिटी हमें इजिली मिल जाती है। तो ये जो डिपेंडेंसी होती है मैन्योर, अगर हम मैन्योर की बात करें, मैंगोज की बात करें, तो दीज थिंग्स आर इजिली अवेलेबल। सो प्लांट्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाना, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करना, ये जो प्लेन एरिया होते हैं वहां पे बहुत ही इजिली हो सकता है। जो ये हमारा माउंटेन, रिवर्स वगैरह जो एरिया होते हैं, जो हिली एरिया जिसको कह सकते हैं हम, जैसे कि हमारे दार्जिलिंग में मनाली है, कश्मीर है वगैरह, इन सब यहाँ पे हिली एरिया है। रिवर्स का मेन स्रोत है जो हमारे हिमालय से आती है, पूरा जो हमारी कंट्रीज में आके रिवर्स का मेन स्रोत है, उसको हम कह सकते हैं। तो यू नो दैट दिस हिली एरिया आर वेरी मच फॉर द यूज फॉर द टूरिज्म पर्पज। टूरिज्म के लिए ये सारी चीजों का हम टूरिज्म को अगर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे कि हम
टूरिस्ट रिसोर्ट बनाए, जो हमारे पास नेचुरल चीजें अवेलेबल है हम उसको किस तरह से बिल्कुल वेल मेंटेन रखें, कोई भी वहां पे गंदगी ना फैलाए, जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से सर्विस दे रहे हैं। सो व्हाट इज इट, एक तो हमारी कंट्री का की इमेज भी बढ़ेगी, हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और अर्निंग का स्रोत है। इसे कहते हैं अतिथि देवो भव, है ना, अतुलनीय इंडिया, अतुल इंडिया, ये सब कैसे है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि जब टूरिज्म बढ़ता है तो वहां की जो लोकल कम्युनिटी होती है, जो लोकल के लोग रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है। दे गेट देयर रियली अर्निंग बेट टू ईट, तो उनको जो उनकी आय का स्रोत वो बन जाता है टूरिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 27% हमारे पास मिनरल या फॉसिल फ्यूल्स है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं, जो हमारे प्लेट्यू एरियाज में, डेक्कन प्लेट्यू हुआ और इन सारे एरियाज में हमें मिल जाते हैं। तो उसमें क्या है, हम यहाँ पर खनन कर रहे हैं या फिर यहाँ से निकाल के मशीनरी से उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वन कंट्री लाइक इंडिया कैन थिंक। अगर हमारे पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो हमारा प्लेन का एरिया आता है, हम उसमें किस तरह से उसको टेक्निक्स इस्तेमाल करके हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं और अपने जीडीपी को इकोनॉमिकली वी आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर। या फिर हमारे पास जो प्लेन्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं टूरिज्म बढ़ाने के लिए, सर्विस बहुत अच्छे दे रहे हैं, बहुत अच्छा फूड है, हम इंडियन कुजीन उनको सर्व कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न। तो दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड, द फॉरेनर्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इंडियन कुजीन, इंडियन कल्चर, और वहां पे हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं टूरिज्म का। देन इज मिनरल ऑयल्स, जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट land use categories, how this land is being used in India into different categories. Okay, so let's proceed further. 23.3% of the land is area under non-agricultural use. मतलब कि 23.3% लैंड को हम एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ठीक है, एंड 5.5% लैंड इज बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट है। वो वेस्ट यूं ही पड़ी है, ना हम किसी वो एग्रीकल्चर की पर्पज से या फिर किसी कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल पर्पज के, मतलब किसी भी काम की वो नहीं है, वो अनयूज लैंड जिसको हम कह सकते हैं वेस्ट लैंड या अनयूज लैंड। अगर हम उसका इस्तेमाल के लिए यूज करें तो देन वी कैन यूटिलाइज इट, बट येट इट हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। देन इज 8.7% is area under non-agricultural uses, मतलब कि 8.7% को हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। Then is 3.3% is permanent pasture and grazing land, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे हम जो हमारे गाय भैंस होते हैं उनको ग्रेजिंग करने के लिए, पास्चर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कितना है, हमारी पूरी अर्थ जितने भी हमारे पास लैंड एरिया है इंडिया का 3.3% है। और 1% इज एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रोव, मतलब छोटी मोटी पैमाने पर बहुत तरह के ट्रीज हैं जो ग्रो हुए हैं, ग्रेन्स हैं, जो ऐसे छोटे मोटे जो चीज है ट्रीज वगैरह उगे हुए हैं, तो वो हमारे पास 1% पे हम कह सकते हैं। देन इज 4% इज कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब जहां पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं बट दैट लैंड इज wasteland. Okay, then is 3.6% is follow under the current flow, मतलब कि ऐसी चीज जिसको हम अभी तक उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसी तरह से करंट फ्लो में भी आता है 4.9% और 45.5% हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व एरिया जो है वो मौजूद है। मतलब कि ये हमारे पास पूरी लैंड अवेलेबल है और उसको हम कितने तरीके से जो हमारे पास जो लिखा ना हमने कि वेस्ट लैंड है, अनकल्चरेबल लैंड है, ये है वो है, उसको हम किस तरह से उसका कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के, इफ यू आर यूजिंग इट, इफ यू आर यूटिलाइजिंग इट फॉर अ प्रॉपर पर्पस, वी कैन मिनिमाइज these kinds of resources, these kind of percentage we can reduce it. Okay, so this was the land use pattern or the categories. Land use pattern we have already discussed. Now this pattern is the older one. If we discuss about new one, then again it can be changed. ऐसा नहीं कि अगर फॉरेस्ट एरिया 45.5 है तो हम लोग को बहुत खुश होने की जरूरत है और लार्ज अमाउंट में हम
डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसके बारे में और भी सोचने की जरूरत पड़ती है कि अगर है then how we can utilize it much in a economical manner. Now we are going to study some soil resources. Okay, how soil is a resources. कहते हैं कि अगर हम soil है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है, only then कल्टीवेशन पर्पस के लिए भी अच्छा होगा। कोई सॉइल ऐसा होता है जहां पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, सो दैट सॉइल कैन बी यूज फॉर apart from agriculture, it can be used for industrial purpose also, for buildings, constructive hospitals or something like that. तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड नहीं है उसका। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर हमें सॉइल की क्वालिटी अगर हमें पता है, देन वी कैन वेरी स्मार्टली यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस। ओके, जैसे कि अगर हमें सॉइल की पता है कि कौन सा सॉइल किसकी खेती के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, किस सॉइल के अंदर कौन सी कैल्शियम, कार्बोनेट, पोटेशियम वगैरह की कंटेंट ज्यादा है, तो हमें कौन सी खेती बाड़ी करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हमें पता होंगी, देन वी कैन वेरी स्मार्टली यूज आवर soil as a resource. Okay, so let's study one by one resources in detail. First one is alluvial soil. ये कहाँ पे मिलता है? Alluvial soil है northern plain deposits by, ये हमारे जो northern plains होते हैं वहां पे मिल जाता है, क्योंकि डिपॉजिट्स लाती है इंडस रिवर्स हुई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की जो बहाव के साथ वो बहती हुई आती है, और वो रिच होता है alluvial soil के लिए। ठीक है, मिक्स्ड बाय, उसमें क्या है, जब वो बहाव के साथ आती है सारी नदियां लेके, तो उसमें कई तरह का मिक्स होता है, वो सैंड का, सिल्ट का, क्ले का, और ये जो हिमालय के जो फुट हिल्स एरियाज होते हैं वहां से स्लो डाउन एरिया में भी वो आती जाती है। और ये जो सॉइल है, दिस सॉइल इज वेरी मच फर्टाइल सॉइल, क्योंकि इतनी जगह से का सॉइल आया, सबकी फर्टिलिटी आती है कुछ अलग अलग कंटेंट में, तो इट इज वेरी रिच इन पोटैश, फॉस्फोरस, लाइम, राइस, शुगर केन, और इसका कल्टीवेशन कई सारी चीजों को उगाने के लिए, जैसे कि इट इज वेरी गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एक्सेट्रा. These are the mainly crops which are grown in the northern plain. Okay, so this alluvial soil is very much fertile, and hence it is used for agricultural purpose. Now let's study about black soil. Black soil को हम cotton soil भी कहते हैं. Why? Because this soil is very much useful, very much suitable for the cultivation of cotton. Okay, और ये cotton, ये जो ब्लैक सॉइल है, हमें महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, एंड इट इज रेड येलो सॉइल। और ये कहाँ पे? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न एंड ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट में हमें ये मिल जाता है। इसका कलर जो होता है वो रेडिश होता है, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ फेरस मेटल इनटू इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का फ्यूजन होने के कारण इसका येलोइश कलर होता है, हाइड्रेशन के कारण। ठीक है, ड्यू टू द कंडीशन ऑफ हाइड्रेशन। तो ये हमारे दो टाइप के सॉइल हमने पढ़े। एक हुआ हमारा एलुवियल सॉइल, जो कि हमें प्लेन्स में मिलता है, नदर प्लेन्स में मिलता है, जो कि हमारी रिवर्स है वो बहा के अपने साथ लेके आती है, नदन से होने वाली, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपने साथ लेके आई, और ये वेरी मच फर्टाइल लैंड बनाती हैं। बहुत ही अच्छा सॉइल होता है जिसमें आराम से हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, एंड जैसे कि व्हीट, राइस, sugar cane, pulses are being grown on this kind of alluvial soil. It's very much suitable. Then we have studied about the black soil, which is very much suitable for the cultivation of cotton, which is mainly available in Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha and other areas, which is a formation of igneous and metamorphic rock, and it is also formed yellowish in color. Let's discuss about more about few concept rocks in our next lecture. Now students, we will be studying about laterite soil. We have already discussed about two types of soils. Now we will be discussing further about laterite soil. These soils are temperate and are found in temperate and subtropical temperate zone. Okay, and due to the occurrence of dry season, one after the other, these kind of soils are very dry.
It is found in southern state, western Ghats areas of Maharashtra, Odisha, and some parts of West Bengal and northern states. And this kind of soil is very much suited for the growth and cultivation of cashew crops. Okay, so these are the lateral soil. ये हमारे जो ड्राई होने के कारण इस टाइप के सॉइल से मिलते हैं, क्योंकि वहां पे सीजन में उतनी रेनफॉल्स वगैरह नहीं मिल पाती है. अब हम दूसरा पढ़ेंगे एरिड सॉइल के बारे में. इसका जो कलर होता है वो है रेड है, ब्लैक कलर का पाया जाता है एरिड सॉइल, क्योंकि वो सैंडी और सलाइन होता है. इसका थोड़ा सलाइन होता है, मतलब नमकीन टाइप का होता है. और ये जनरली फाइंड आउट होता है ड्राई एरिया में. ठीक है, इसमें इसलिए होता है कि ये ड्राई, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन इज अवेलेबल, क्योंकि इसमें थोड़ा नमक की टाइप का होता है, नमक जैसा पाया होता है, इसलिए इसको कल्टीवेशन मतलब इसमें से नमक का एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है इस टाइप के सॉइल से. सॉल्ट इज ऑल्सो मेड, और वो आते आते वो फिल्टर करते जाता है वाटर को. ठीक है, तो इसीलिए हमें इरिगेशन पर्पज के लिए वहां पे नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल इरिगेशन के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है इस टाइप ऑफ सॉइल के लिए. और ये टाइप की जो सॉइल है वो ज्यादातर वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग के यहाँ पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा कम रेनफॉल हमारे राजस्थान में होती है, ड्राई रीजन होता है. तो दिस एरिड काइंड ऑफ सॉइल आर बीइंग फाउंड इन Rajasthan area. It is not much suitable for the cultivation or agricultural purposes. Now come the forest soil. जिसको ये forest soil, these are mainly found in hilly and mountain areas. Okay, and these are acidic and humus. So थोड़ा सा भी इसमें भी थोड़ा सा humus होता है, moisture होता है और acidic होता है, but it is fertile. और उसमें कुछ टाइप्स के रिवर्स के स्टेप्स भी मिलते हैं. और हमें मतलब this much is although it is quite acidic in nature, but it is quite much suitable for the cultivation purpose. Okay, so these are the different types of soils which are found in India. Now we will be discussing about how the soil erosion and conservation purposes. Soil erosion means what? The topmost layer of the soil, which is formed from thousands of years, and when this fertile, okay, like this is the soil, and this is the soil form which is very much fertile. Fine. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रीज लगे हुए हैं. ओके, तो ये कि ट्रीज के जो रूट्स होते हैं, तो ये इस सॉइल को बहुत ही होल्ड अप करके रखते हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम ट्रीज को काट दे रहे हैं बड़े पैमाने पे, वी आर डिस्ट्रक्टिंग इट. तो जब ये ट्री कट गया, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ का जो फर्टाइल सॉइल था वो तो निकल जाएगा ना, क्योंकि इतनी ट्री को उसने होल्ड करके रखा था. ठीक है, अब यहाँ पे अगर सपोज कल को बहुत तेज से बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, देन दिस टॉप सॉइल विल बी रिमूव्ड. ये क्या होगा, बह जाएगा. ओके, देन फर्टाइल सॉइल, दिस फर्टाइल सॉइल वी हैव लॉस्ट. ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन ड्यू टू द एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, ड्यू टू द एक्सेसिव environmental changes. What the changes is done due to the human activity, one can say. This human activity has done to the destruction of fertile, topmost fertile layer of the soil. This is known as soil erosion. Fine. Now when we want to cultivate something on this land, now this much fertile land soil which was formed from thousands of years, we have what then? We have lost it. Okay, then इसकी productivity क्या होगी? Its productivity will decrease. Now when the productivity will decrease, then the amount of production which was done earlier is also going to decrease. So what we need to do, we need to conserve all these natural resources and avoid soil erosion. Soil erosion means this what I have explained it just now, कि जो टॉप लेयर जो होता है सॉइल का वो बहुत ही फर्टाइल होता है, लेकिन उसको फॉर्म होने में हजारों साल लग जाते हैं. जब हम अंधाधुंध वृक्षों को काटते रहते हैं, और जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो अपनी जड़ों के थ्रू उस सैंड को, सॉइल को
अपने जड़ों के थ्रू होल्ड करके रखते हैं। जब उनका कंस्ट्रक्शन, जब कड़ी आते हैं, कल को बारिश आती है, आंधी आता है, तूफान होता है, तो अपने साथ वो सब कुछ उस कल्टिवेटेड लैंड, जो फर्टाइल सॉइल होता है, उसको अपने साथ बहा के लेके चला जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। So what we need to do? We need to protect and conserve our soil. How we can do so? We should grow more and more amount of trees. Large amount of trees का हमें grow करना चाहिए। जब ट्री ग्रो होगा तो हमारा environmental balance भी होगा, land degradation नहीं होगा, okay? And the amount of air, oxygen, nitrogen, whatever content is required for a proper survival of human being will be possible. If we are growing trees, environmental balance will be there. Soil erosion will not take. We are growing plants and trees on a smarter manner, then soil erosion can be avoided. We can conserve and protect our natural resources. If we are utilizing our land, suppose once we have grown some crop over here, this we have left it, then again some crop we have grown over here, again we have left some land, again we have grown some crop. Then what is happening? Then we can hold the fertility of the soil and the soil conservation can be done. Okay, soil conservation is done, soil erosion can be avoided. Okay, so here we come to the end of the chapter. In this chapter we have learned a lot about different kinds of resources which are being given to us by nature, and some of the resources are being made by the human being, that are known as man-made resources like dams, hospitals, canals and everything. And we have also discussed about different types of resources: potential resources, renewable resources, non-renewable resources, biotic, abiotic, and different types. We have also discussed about different forms of soils also, how we are utilizing our natural resources, what are the percentage land area which is present in India. So what measures which can be used for the prevention of soil erosion, and how we can conserve soil and make our country a better place to live in. And for that, the most important role is played by the human being, human resources like me and you. So we are also the most important assets for one's country. So please try to act as one of the precious assets for your country and society as a whole. Thank you very much.